जय हिंद मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक और स्वस्थ होंगे। तो हम लोग चलिए क्लास आज पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। उसमें से आज पार्ट थर्ड करने वाले हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं आप लोगों से। डिस्कस ये करना है कि कल किसी एक भाई का मैसेज आया था, वो शायद बांसुड़ी का कोई निर्वाहित है। तो उनका कहना था कि सर ये क्लास बहुत बेसिक से चल रहा है, मतलब बहुत बेसिक से पढ़ा रहे, थोड़ा सा हाई लेवल जाना है। यानी इसका कहने का मतलब था कि क्लासेस बहुत बेसिक से समझा रहे सर, तो ये पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में क्या आएगा। तो बेसिक से मेरे भाई इसलिए हम क्लास को लेके चल रहे हैं कि इसमें 9th के भी बच्चे हैं, वो 10th के भी बच्चे हैं। जो 10th के बच्चे हैं, 10th के हमारे भाई बहन हैं, वो 9th में नहीं पढ़े हैं केमिस्ट्री फिजिक्स। तो उन सभी को देखते हुए क्लास को लेके चलना है, यानी बेसिक से यानी जीरो से लेके अप लेवल तक इस क्लास को लेके चलेंगे हम लोग। जैसे कि आज की क्लास में है, तो आज की क्लास में आज मॉडरेट लेवल होगा, फिर नेक्स्ट क्लास में एडवांस लेवल होगा, यानी बेसिक टू एडवांस चलेंगे हम लोग। ना तो किसी बेसिक चीज को छोड़ेंगे, ना तो फिर एडवांस को छोड़ेंगे। हर एक चीज को पढ़ते चलेंगे, हर एक चीज को कवर करते हुए चलेंगे, ताकि जो हमारे इसमें हमारे चैनल पे जो 9th के बच्चे जुड़े हुए हैं, 9th के हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं, उनको भी दिक्कत ना हो। 10th के जो भाई बहन हैं, जो कि 9th में ठीक से केमिस्ट्री को नहीं पढ़ पाए, फिजिक्स को नहीं पढ़ पाए, उनको भी दिक्कत ना हो। और जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए स्पेशल है, उनको भी दिक्कत ना हो। इसलिए इस क्लास में हम लोग बहुत जीरो से लेके अप लेवल तक चलेंगे। इसलिए आप टेंशन नहीं ले। बेसिक क्लास 2 क्लास हम लोग बेसिक इसलिए करवा दिए थे कि बेसिक भी बताना जरूरी है। इसमें हमारे गांव के ऐसे 50-60 बच्चे हैं जो जुड़े हुए हमसे, उनको बेचारे लोग को फिजिक्स का पी और केमिस्ट्री का सी तक पता नहीं है। इसलिए हम उन लोगों को देखते हुए पढ़ा रहे हैं, उन लोगों को देखते हुए कि जो केमिस्ट्री के बारे में आज तक जाने नहीं, केमिस्ट्री में उसको कुछ समझ नहीं आया, फिजिक्स में उसको कुछ समझ में नहीं आया, वैसे ऐसे बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं। तो उन सारे बच्चों को हम लोग देखते हुए इस क्लास को लेके चलेंगे, यानी जीरो से लेके एडवांस लेवल तक लेके चलेंगे। इसलिए मेरे भाई टेंशन नहीं लीजिए, इस क्लास को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग थोड़ा सा मॉडरेट लेवल को लेके चलेंगे, फिर अगले क्लास में हम लोग एडवांस लेवल को लेके चलेंगे, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग के लिए एक शेर सुनाते हैं। ये शेर हम सभी के लिए है कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह। कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने वाला कोई नहीं, बचाने वाला कोई नहीं, और मैं हार मानूंगा नहीं। क्या मेरे भाई, ये शायरी जो है सभी के लिए है, अपने आप पे सब कोई इस शायरी को अप्लाई कर सकते हैं। कि फंस गया हूं जिंदगी के कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु की तरह, बचाने वाला कोई नहीं, और मैं हार मानूंगा नहीं। तो चलिए मेरे भाई, इसी के साथ अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। जय हिंद। और चलिए हम लोग क्लास के आगे की ओर लेके चलते हैं। देखिए क्लास में आज हम लोग पहले तो ठोस द्रव गैस को हम लोग बहुत बेसिक से समझे थे, बहुत बेसिक बेसिक चीज को समझे थे। आज थोड़ा सा हम लोग मॉडरेट लेवल में चल रहे हैं। मॉडरेट लेवल कहने का मतलब बहुत सारी चीज ऐसे है जो आप लोग पीछे नहीं देख रहे होंगे, जैसे संपीड़िता क्या होता है, विसरण क्या होता है, घनत्व क्या होता है, बहाव, ये सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। आज आज की इस क्लास में क्या इन सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे। इसलिए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग क्या करेंगे, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें हम लोग बहुत तरह से जांच ऊंच करेंगे, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और चलिए हम लोग क्लास को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले मेरे भाई, हम लोग पिछले क्लास में क्या ठोस द्रव गैस पढ़े थे। ठोस में क्या पढ़े थे, जिसका आकार हुआ है, तो बहुत बारीकी से पढ़े थे हम लोग, बहुत इतने अच्छे से पढ़े थे कि हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी भाई बहन को वो क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। अगर जो भी भाई बहन डायरेक्ट इस क्लास में जुड़े हैं, पहले पीछे के 2 क्लास है, प्ले लिस्ट भी बना हुआ है, इसलिए वीडियो को खोजने के लिए परेशान नहीं होना। कुछ भाई है जिनको वीडियो मिल ही नहीं रहा है, ठीक है, तो प्ले लिस्ट बना दिया गया है। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का प्ले लिस्ट अलग है, 9th का फिजिक्स का अलग है, 10th का फिजिक्स का अलग है। प्ले लिस्ट में जाइएगा, आपको सारा वीडियो वहां पे मिल जाएगा, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए ठोस द्रव गैस को आज हम लोग बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे, और 2 से 3 मार्क्स यहाँ से पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में पक्का आएगा। 2 से 3 मार्क्स का 9th में जो होता है, 9th का हमारे भाई बहन है, वहां भी यहाँ से 4-5 क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बहुत चीजों को, अब इस चीजों को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं
कि देखो मेरे भाई, ठोस द्रव गैस, ठोस में क्या होता है, ठोस में हम लोग क्या पढ़े थे पिछले क्लास में, देखते चलिएगा। और अभी लिखना नहीं, अभी स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए सिर्फ, और लिखना है क्लास के बाद, अभी सिर्फ समझना है चीजों को, ठीक है। ठोस में हम लोग क्या पढ़े थे, आकार तथा आयतन निश्चित होते हैं। इस चीजों को हम लोग बहुत बारीकी से समझे थे कि आकार और आयतन कैसे निश्चित होता है। और ये चीज है कि जिसका आकार निश्चित हो उसका आयतन तो निश्चित होगा ही होगा, ठीक है। इससे भी हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। आयतन निश्चित है परंतु आकार अनिश्चित है। और गैस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। इस चीजों को हम लोग बहुत बारीकी से समझे थे पिछले क्लास में, ठीक है। फिर से एक बार हम लोग क्विक रिवीजन करेंगे इसका, कि ठोस में क्या होता है, आकार और आयतन दोनों क्या होता है, निश्चित होता है। क्या मेरे भाई, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। द्रव में क्या होता है, आयतन तो निश्चित होता है परंतु आकार अनिश्चित होता है मेरे भाई, ठीक है। गैस में क्या हो जाता है, आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। ना ही गैस के पास आकार होता है ना ही उसका आयतन होता है, क्या होता है, दोनों अनिश्चित हो जाता है। द्रव में क्या देखे हम लोग कि आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है मेरे भाई। और ठोस में क्या देखे थे कि आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। इस चीजों पर हम लोग पिछले क्लास में 40 से 50 मिनट पे डिस्कशन किए थे, इसलिए जिस भाई बहन को समझ नहीं आ रहा होगा वो पिछले क्लास जरूर देखेंगे, ठीक है। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनके कणों के बीच की दूरी बहुत कम होता है। हम क्या बोले थे पिछले क्लास में कि ठोस के जो कणों के बीच की दूरी होता है बहुत कम होता है, तभी ना हम बोले थे ना, बराती वाला एग्जाम्पल दिए थे कि जब बराती 5 गाड़ी रिजर्व होता है तो 4 गाड़ी में ठूस ठूस के आदमी भर जाता है, तो जो ठूस ठूस के आदमी भर गया 4 गाड़ी में, वो क्या हो गया, ठोस हो गया। ठोस में यानी जगह नहीं होता, ना के बराबर होता है, ठीक है। यानी ठोस के बीच हमारे क्या बोलेंगे, ठोस पदार्थ के बीच रिक्त स्थान ना के बराबर होता है, ठीक है। ये भी चीजों को हम लोग पिछले क्लास में बहुत अच्छे से समझे थे, ठीक है। तो ठोस में क्या होता है, ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, की लिखा हुआ है यहाँ पे मेरे भाई, ठीक है। ठोस के कणों के बीच की दूरी क्या होता है, बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। जैसे ये ठोस है हमारे पास, देखिएगा हम लोग आज एक चीज को लेकर के आए हैं, ये देखिएगा ईटा है हमारे पास मेरे भाई, ठीक है। इस ईटा में अगर किसी और चीज को हम मिलाना चाहेंगे, मिलेगा नहीं मिलेगा। मानिए इस ईटा में हम, सोचिए ना, ये हमारे पास क्या है, लिखने वाला कलम है, इस कलम को अगर मिलाना चाहेंगे इस ईटा में, मिलेगा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा भाई, ये जो ईटा देख रहे हैं ये क्या है, ठोस पदार्थ है। और इसमें क्या होता है, ठोस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, और इसके बीच का जो रिक्त स्थान होता है बहुत कम होता है, यानी ना के बराबर होता है। तो इस ईटा में क्या देख रहे हैं कि इस ईटा के बीच क्या होगा, रिक्त स्थान होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये ठोस पदार्थ है, और ठोस पदार्थ में रिक्त स्थान ना के बराबर होगा, ठीक है। इसलिए इसमें हम लोग कुछ भी नहीं मिला सकते हैं, ठीक है। समझते चलिएगा, इसका भी बहुत काम है पूरा क्लास में, इसलिए ईटा को हम लेके आए हैं, इसका यूज है पूरा क्लास में, ठीक है। तो समझिएगा, ठीक है ना। इसके क्या होता है, ठोस क्या, अभी ईटा को दिखाएं, ईटा क्या हमारे पास ठोस है, इसीलिए बोल रहे हैं कि जो भी मेरे भाई बहन पिछले क्लास नहीं देखे वो देख लेंगे, उसमें हम लोग बहुत बारीकी से इन सारी चीजों को समझे हैं। इस कणों के बीच क्या होता है, इसके कणों के बीच क्या होता है, दूरी बहुत कम होता है, ठीक है। ठोस के कणों के बीच क्या होता है, दूरी बहुत कम होता है, यानी क्या होता है, एक दूसरे में एकदम पैक्ड होता है, एक दूसरे में एकदम इतना प्रबलता से बने हुए होते हैं, इतना मजबूती से बंधे हुए होते हैं कि उसमें और कुछ हम समा नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये चीज देख लेंगे हम लोग कि इसके कणों के बीच, यानी इसके कहने का मतलब ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होता है, इसके कणों के बीच की दूरी ठोस से अधिक होता है। द्रव में हम लोग क्या पढ़े थे, द्रव में जैसे चीनी मिला दे रहे थे, नमक मिला दे रहे थे, तो वो मिल जा रहा था। क्यों मिल जा रहा था, क्योंकि द्रव में रिक्त स्थान होता है, ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान अधिक होता है। इन सारी चीजों को हम लोग देखते चलेंगे, क्या ठोस के अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान ज्यादा होता है, ठीक है। रिक्त स्थान ज्यादा होता है, किसके कंपेरिजन में, किसके तुलना में, यानी ठोस की तुलना में द्रव में क्या होता है, रिक्त स्थान ज्यादा होता है मेरे भाई, ठीक है। इसके कणों के बीच की दूरी ठोस से अधिक होती है, यानी इसके रिक्त स्थान क्या होता है, ये भी लिख सकते हैं कि रिक्त स्थान, ठीक है। रिक्त स्थान यहाँ पे कर दीजिए, रिक्त स्थान इसमें क्या होता है, ना के बराबर होता है। और इसमें क्या होता है, रिक्त स्थान क्या होता है मेरे भाई, इसमें क्या होता है, इसमें रिक्त स्थान क्या होता है, ठोस से ज्यादा होता है, और इसमें जो रिक्त स्थान होता है सबसे ज्यादा होता है। इसमें कुछ को मिला दीजिएगा सब मिल जाएगा। यानी हम लोग यहाँ पे जो खड़े हैं, यहाँ पे जो हम लोग खड़े हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे भी हवा है ना, हवा तो हर जगह पे मौजूद है, तो यानी हवा में रिक्त स्थान बहुत ज्यादा होता है, यानी गैस में क्या बोलेंगे, रिक्त स्थान बहुत ज्यादा हो गया है। इसके कहने का मतलब ज्यादा का ये प्रतीक होता है, ठीक है। ये जो इसके मतलब आप लोग डाउट में नहीं हो जाएंगे, इसके जिधर डोका फटा हुआ है
उसमें सबसे ज्यादा हो जाएगा, यानी उल्टा कर दिए हम लोग, ठीक है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा होगा, यानी रिक्त स्थान सबसे ज्यादा किस में हो जाएगा, गैस में हो जाएगा, उसके बाद किस में हो जाएगा, द्रव में हो जाएगा, और ठोस में क्या होता है, रिक्त स्थान ना के बराबर होगा। ठीक है मेरे भाई, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आकार और आयतन देख लिए, ठोस का निश्चित, द्रव का आयतन निश्चित परंतु आकार अनिश्चित, गैस का आकार और आयतन दोनों निश्चित, और इसके कणों के बीच, ठोस के कणों के बीच की दूरी बहुत कम होती है, यानी रिक्त स्थान बहुत कम के बराबर होता है, नगण्य होता है, नगण्य लिख दीजिएगा, मतलब ना के बराबर होता है, और इसमें रिक्त स्थान होता है, ठोस की अपेक्षा इसमें रिक्त स्थान ज्यादा होता है, और सबसे ज्यादा रिक्त स्थान पूछेगा तो गैस में मारिएगा। ठीक है, बाकी आइए कंपटीशन में कैसे क्वेश्चन बनाएगा उस चीज पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। आकर्षण बल, आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा मेरे भाई, इसके कहने का मतलब सबसे ज्यादा, इसके कहने का मतलब क्या होता है, सबसे ज्यादा। अगर ठोस द्रव गैस का कंपैरिजन करेंगे तो ठोस में जो होगा आकर्षण बल क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। क्या मेरे भाई, सबसे ज्यादा होगा ठोस में। ठोस में आकर्षण बल क्यों ज्यादा होगा, सबसे कल ही बताया था कि ठोस का जो कण होता है आपस में बहुत मजबूती से बंधा हुआ होता है। किस कारण से मजबूती से बंधा रहता है, क्योंकि उसमें आकर्षण बल काफी ज्यादा है। आकर्षण बल के कारण ही ठोस के कण जो होते हैं एक दूसरे में एकदम मजबूती से बंधा हुआ रहता है, एकदम प्रबलता से बंधा हुआ रहता है। उसको तोड़ने के लिए या उसको अलग करने के लिए हम लोग को काफी ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज को समझिएगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि आकर्षण बल जो होगा ठोस में क्या होता है, ज्यादा होता है। द्रव में आकर्षण बल क्या होगा, ठोस के कंपैरिजन में कम होगा, और सबसे कम जो हो जाएगा किसमें हो जाएगा, गैस में आकर्षण बल हो जाएगा। ठीक है, तो आकर्षण बल अगर पूछ दे कि ठोस द्रव गैस में से आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें हो जाएगा, तो आकर्षण बल किसमें हो जाएगा, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। ठीक है, गैस में आकर्षण बल ना के बराबर ही होता है, गैस में आकर्षण बल ना के बराबर होता है, नगण्य लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इसको ना के बराबर होगा, क्योंकि नहीं देखते हवा में, हवा कैसे उड़ते रहता है चारों तरफ, उसमें उसको बांधने वाला जो आकर्षण बल है वो नाक के बराबर होता है, निग्लिजिबल होता है, एकदम नाक के बराबर। ठीक है मेरे भाई, चलो यहां तक 3 पॉइंट को हम लोग बहुत अच्छे से समझ गए। आकार, आयतन, इसके कणों के बीच की दूरी, और आकर्षण बल। आकर्षण बल सबसे ज्यादा किसमें होगा, ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। गैस में नाक के बराबर होता है, गैस में क्या होता है, नाक के बराबर होता है। आकर्षण बल सबसे ज्यादा पूछेगा ठोस में, उसके बाद पूछेगा तो द्रव में, उसके बाद अगर ना के बराबर, जिसमें ना के बराबर आकर्षण बल होगा तो किसमें होगा, गैस में। चलिए अब संपीड़ितता पे आते हैं। संपीड़ितता क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो संपीड़ितता कहने का मतलब क्या समझे, संपीड़ितता कहने का मतलब किसी चीज को हम कितना दबा सकते हैं, कितना कंप्रेस कर सकते हैं, उसको हम लोग कंप्रेसिबिलिटी या संपीड़ितता बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो क्या ठोस को हम लोग दबा सकते हैं, दबा तो सकते हैं, दबा भी सकते हैं, यानी दबाएंगे, लेकिन वो दबेगा नहीं, दबेगा काहे मेरे भाई, वो बहुत ठूस ठूस के भरा, पहले से उसका कण इतना सटा सटा हुआ है ना कि उसको हम लोग और नहीं सटा सकते हैं, और ज्यादा उसमें बाह्य फोर्स लगा करके और उसको हम लोग नहीं सटा सकते हैं। इसलिए जो संपीड़ितता कहने का मतलब, कंप्रेसिबिलिटी कहने का मतलब कि उसको हम लोग दबा सकते हैं, उसका कण को, जो यानी ठोस पदार्थ के कण को और नजदीक हम ले जाकर सकते हैं, और नजदीक सटा सकते नहीं। काहे नहीं सटा सकते मेरे भाई, क्योंकि पहले से बहुत नजदीक है, सब पहले से बहुत नजदीक है, यानी पहले से ठूस ठूस के भरा हुआ है, उसमें हम नहीं ठूस सकते हैं। जैसे एक बोलेरो का कहानी बताया है ना कि बराती में एक बोलेरो में मैक्सिमम 10 आदमी बैठ सकता है, मैंने ज्यादा से ज्यादा 10, और उसमें 10 बैठा हुआ है, और एक दो आदमी को उसमें ढुका सकते हैं, नहीं बैठा सकते हैं, नहीं ढुका सकते, क्योंकि उसमें पहले 10 है, यानी पहले 10 भरा हुआ है, जितना बैठना चाहिए तो उतना बैठा हुआ, उसमें और ज्यादा नहीं बैठा सकते हैं। बैठाइएगा तो 2-3 गो का आतरी पलड़ी टूट जाएगा। तो उसी प्रकार से आइए हम लोग संपीड़ितता को समझते हैं, इसके माध्यम से, इस ईटे के माध्यम से हम लोग संपीड़ितता को समझते हैं। ये क्या है, ईटा हमारे पास ठोस है, और ये ठोस है, इसको हम लोग देखो, ये हाथ है हमारा, इस हाथ से इसको हम दबाने की कोशिश करेंगे, एक ईटा उठा करके, और देखिएगा अपने घर में, इसको देखिए, हम दबाने की कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है इसको दबा रहे हैं, पूरा कोशिश कर रहे हैं, पूरा फोर्स लगा रहे हैं, पूरा बल लगा रहे हैं अपना, ये दबेगा नहीं, दबेगा। क्यों नहीं दबेगा भाई, ये ऐसा क्यों नहीं दबेगा, क्योंकि इसका जो कण है, यानी ये ठोस पदार्थ का जो कण है ना, बहुत पहले से एकदम भरा हुआ, पैक्ट है, एकदम पैक्ट। इसमें हम लोग इसको संपीड़ित नहीं कर सकते, इसको दबा नहीं सकते हैं, क्योंकि इसका कण बहुत एकदम मजबूती से, बहुत एकदम एकदम क्लोजली बंधा हुआ है, एकदम पास पास में बंधा हुआ है, इसको और पास नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है संपीड़ितता। संपीड़ितता कहने का मतलब कंफ्यूज नहीं होना, किसी चीज को हम कितना दबा सकते हैं। तो क्या ठोस को हम दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते। बहुत ज्यादा इस पर प्रहार करेंगे हथौड़ी से तो ये टूट जाएगा, लेकिन इसको और ज्यादा हम दबा नहीं सकते हैं, समझ गया।
तो यही होता है संपीड़िता। संपीड़िता क्या हो जाएगा, इसका ठोस का संपीड़िता क्या होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। संपीड़िता समझिएगा, ठोस का जो संपीड़िता होता है वो क्या होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है। यानी ठोस है ये, इसको हम लोग और दबा सकते हैं, नहीं दबा सकते, ये पहले से फूल है, ये पहले से इतना पैक्ड है, इतना आपस में बंधे हुए, आपस में एकदम छोटा छोटा कणों से, कि इसको और हम दबा नहीं सकते। ये हो गया संपीड़िता। संपीड़िता समझ गए होंगे मेरे भाई, क्या कि संपीड़िता क्या होता है, कि संपीड़िता क्या होता है, किसी चीज को हम कितना दबा सकते थे। यानी ठोस, जैसे ईटा क्या हमारे पास ठोस है, तो उस ईटा को हम लोग दबा सकते नहीं, तो इसलिए इसको देखिएगा, ठोस का क्या देखिएगा कि संपीड़िता ना के बराबर होता है, यानी नगण्य होता है। ठोस पदार्थ को हम लोग और ज्यादा नजदीक नहीं ले जा सकते। क्यों नहीं ले जा सकते, क्योंकि पहले से बहुत नजदीक में है। ठीक है मेरे भाई, ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, द्रव का संपीड़िता समझेंगे। तो द्रव का संपीड़िता होता है, किसके कंपैरिजन में होता है, देखो ठोस का संपीड़िता नगण्य होता है। नगण्य कहने का मतलब ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है। ये प्राय संपीड़ित होते हैं, यानी द्रव, देखिएगा एक मिनट रुकिएगा, इसमें क्या है, ये बोतल है, इसमें थोड़ा सा पानी भर लेंगे हम लोग, ऐसे पानी भर लीजिएगा, ठीक है, पानी भरने जाएंगे थोड़ा टाइम लग जाएगा। देखो ये हमारे पास बोतल है, इस बोतल में आप क्या कीजिएगा, पानी भर लीजिएगा और उस पनिया को ऐसे दबाइएगा तो वो दबेगा। यानी क्या है कि ये द्रव का जो संपीड़िता है वो क्या है, हो सकता है, किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, ठोस के कंपैरिजन में इसका संपीड़िता होगा। ठीक है, इसमें संपीड़िता होता है, और सबसे अधिक संपीड़िता किसको होगा, यानी इसका होगा, गैस का होगा। यानी सबसे ज्यादा पास हम किसको लाया जा सकता है, गैस को। गैस का कण जो होता है बहुत दूर दूर होता है, तो जो ज्यादा दूर दूर होगा उसी को ज्यादा पास लाया जा सकता है। जो पहले से पास है उसको हम लोग और पास कैसे ला सकते हैं, जैसे ठोस, ठोस क्या पहले से पास पास में, पहले से इतना पास पास में है कि और उसको हम पास नहीं ला सकते हैं। द्रव में है कि थोड़ा थोड़ा सा स्पेस इसमें है, तो इसको थोड़ा सा पास लाया जा सकता है। इसमें क्या है, द्रव में क्या है, इसको संपीड़ित किया जा सकता है, इसको थोड़ा सा पास लाया जा सकता है। लेकिन गैस को सबसे ज्यादा पास लाया जा सकता है, क्यों, क्योंकि गैस का जो कण है वो सबसे ज्यादा फैला हुआ रहता है, इसलिए गैस का कण को हम लोग संपीड़ित कर सकते हैं। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जैसे क्या होता है, देखते हैं कितना कम आयतन वाले सिलेंडर में हम लोग कितना ज्यादा आयतन का मात्रा का गैस भर देते हैं। जैसे कौन सा गैस हम लोग अति करते हैं, एलपीजी गैस हम लोग का घर में खाना बनने के लिए आता है, तो उसमें देखते हैं एक छोटा सा सिलेंडर में 14 केजी गैस कैसे भर जाता है, क्योंकि उसको हम लोग कंप्रेस करके यानी संपीड़ित करके उसमें भर देते हैं। संपीड़ित करके क्या करते हैं, उस सिलेंडर में गैस भरा रहता है, यानी बहुत 14 केजी गैस, समझ गए, बहुत ज्यादा होता है। एक छोटा सा सिलेंडर में उस 14 केजी गैस को हम लोग हटा देते हैं, समझ गए, इसलिए इसका संपीड़िता सबसे अधिक होगा। तो पूछ देगा क्वेश्चन मेरे भाई कि ठोस द्रव गैस में संपीड़िता सबसे अधिक किसका होगा, तो गैस का होगा, संपीड़िता सबसे अधिक गैस का होगा, उसके बाद द्रव का होगा, और ना के बराबर किसका होगा, तो ठोस का होगा। ठोस का संपीड़िता ना के बराबर, सबसे ज्यादा संपीड़िता किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, संपीड़िता में किसी को दिक्कत नहीं, संपीड़िता कंप्रेसिबिलिटी जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे। ठीक है, तो संपीड़िता सबसे ज्यादा किसका, गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद सबसे कम या ना के बराबर किसका होता है, ठोस का होता है। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए, संपीड़िता में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए विसरण क्या होता है, विसरण पे हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए, तो विसरण क्या होता है, देखो यहाँ लिखा हुआ है कि इसका विसरण मंद गति से होता है। विसरण कहने का मतलब मिलना किसी चीज में, देखना समझाएंगे। ठोस का जो विसरण होता है मंद गति से होता है, इसका विसरण ठोस की अपेक्षा अधिक होता है, इसका विसरण गति सबसे अधिक होता है। ये चिन्ह का मतलब है इधर जिधर डोका फटल रहेगा, जिधर देखिए डोका फटल रहेगा उसके कहने का मतलब सबसे अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कंपैरिजन करा रहा है, गैस का जो मिश्रण हो जाएगा सबसे अधिक हो जाएगा, फिर उसके बाद द्रव का हो जाएगा, उसके सबसे कम किसका होता है या ना के बराबर किसका हो जाएगा, हमारे पास ना के बराबर इसका नगण्य होता है विसरण। अब आइए जानते हैं विसरण क्या होता है, नगण्य होता है, ना के बराबर होता है विसरण। विसरण कहने का मतलब दो पदार्थ का जो कण है आपस में स्वतः से मतलब कितने अच्छे से मिल जाता है उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। यानी विसरण समझिएगा, पहले विसरण हम लोग किसको बोलेंगे, विसरण किसको बोलेंगे कि दो पदार्थ के कण जो आपस में पूर्णता या पूरे कंप्लीट तरीके से मिल जाता है, या स्वतः या कंप्लीट तरीके से मिल जाए, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विसरण बोलते हैं। दो अलग अलग पदार्थ के कण जो आपस में पूर्णता मिल जाते हैं, पूर्णता मिलने का मतलब एकदम पूरी तरह से मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। जैसे चीनी और चीनी में यानी पानी में जो हम लोग चीनी को घोलते हैं
तो क्या होता है, चीनी का कण क्या होता है, पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है। वो जो मिलता है उसी को हम लोग विसरण बोलते हैं। तो विसरण क्या हो जाएगा मेरे भाई, लिखना चाहेंगे तो लिखिएगा। विसरण क्या हो जाता है, जब दो अलग अलग पदार्थ के कण आपस में पूरी तरीके से मिल जाता है, पूरी तरीके से आपस में मिल जाए, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, मिश्रण बोलते हैं। तो बताइए, दो ठोस पदार्थ कभी भी आपस में पूर्णतः मिल सकता है, नहीं मिलेगा। जैसे ये ईंट है, ये ईंट है मेरे भाई, ये ईंट है हमारे पास, और एक क्या है, मिटौना है। ये दोनों तो ठोस पदार्थ है, क्योंकि दोनों का आकार आयतन निश्चित है। तो ये दोनों ठोस पदार्थ को आपस में मिलाएंगे तो मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि इसका विसरण गति जो है मिलने का, इसका जो मिलने का मन है बहुत कम है। ऐसे समझिए, इसका जो मिलने का, ठोस का जो मिलने का मन होता है बहुत कम होता है। काहे मिलने का मन कम होता है, कि अपने आप में फूल है, इसको जो चाहिए इसी के अपने, इसको जो भी चाहिए होता है ये अपने में से ले लेता है। इसको, इसके पास सारा चीज उपलब्ध है। जिसके पास सब कुछ उपलब्ध रहता है वो दूसरा से मिलने का मन करता है, नहीं करता। तो विसरण को ऐसे समझिएगा कि विसरण, ठोस का जो विसरण होता है बहुत मंद गति से होता है, यानी ना के बराबर होता है। ये दोनों हमारे पास ठोस पदार्थ है, इस दोनों को आपस में मिलाएंगे, मिलेगा, नहीं मिलेगा मेरे भाई, क्योंकि दोनों अपने आप में क्या है, फुल है। ठीक है मेरे भाई, समझ गए होंगे इस चीज को, विसरण को भी समझ गए होंगे हम लोग। ठीक है, विसरण समझ गए होंगे। और आइए हम लोग समझेंगे किसका विसरण, समझे किसका, ठोस का। ठोस का विसरण क्या होता है, मंद गति से होता है, यानी ना के बराबर होता है। जैसे हम लोग दिखा दिए, ईटा हमारे पास ठोस पदार्थ है, ये भी ठोस है, ईटा या मिटौना। ये देखिए, मिटौना, ये दोनों क्या हमारे पास ठोस पदार्थ है। इस दोनों को आपस में मिलाएंगे, मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका विसरण क्या होता है, यानी ठोस पदार्थ का विसरण बहुत मंद गति से होता है। और सबसे ज्यादा जो विसरण होगा किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। अब इसका जो विसरण हो जाएगा मेरे भाई, यानी द्रव का मिश्रण क्या होता है, सबसे ज्यादा गैस का होता है। उसके बाद किसका होता है, ठोस के अपेक्षा विसरण इसका क्या होता है, अधिक होता है। ठोस के अपेक्षा इसका मिश्रण द्रव का अधिक होगा। ठीक है मेरे भाई, ठोस का अपेक्षा मिश्रण इसका अधिक हो जाएगा। ठीक है, मिश्रण इसका अधिक हो गया। विसरण समझ गया मेरे भाई, क्या समझ गए, जैसे इसमें क्या होता है, चीनी और नमक को हम लोग मिलाते हैं। पानी में जब चीनी को मिलाते हैं तो क्या होता है, मिल जाता है, पूरी तरह से लुप्त हो जाता है चीनी पानी में। नमक को मिलाते हैं तो नमक भी क्या होता है, विलुप्त हो जाता है। और जैसे रंग को अगर मिलाते हैं, किसी रंग, देखते हैं होली में हम लोग क्या करते हैं, पानी में रंग को मिलाते हैं तो रंग क्या होता है, पानी में पूरी तरीके से मिल जाता है। यानी इसका विसरण ठोस के अपेक्षा अधिक होता है। सबसे अधिक विसरण जो पूछा जाएगा तो गैस का होगा। हम लोग ये समझ गए कि विसरण किसको बोलते हैं, दो अलग अलग पदार्थ के कण जो आपस में पूर्णतः या स्वतः पूरी तरीके से मिल जाता है, उसको हम लोग विसरण बोलते हैं। ठीक है मेरे भाई, किसी भाई बहन को यहाँ तक दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, विसरण समझ गए हम लोग। घनत्व, अब देखिए घनत्व, घनत्व सबसे इजी चीज है। यहाँ पे देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ, यहाँ पे दिख रहा होगा मेरे भाई, तो ये ठोस लिखा हुआ, ये ठोस का है, ये ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है। ठीक है, हो सकता है कैमरा से ना दिख रहा हो, ठोस का है, ये द्रव का है, ये गैस का है। ठीक है, घनत्व देखिए क्या होता है, ये घनत्व जो होगा ठोस का उच्च होगा। अब आइए हम लोग घनत्व को जानते हैं। घनत्व क्या होता है, जो चीज जितना घना होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। इसलिए हम घनत्व को समझिए, अपने हम लोग अपने तरीके से समझेंगे। घनत्व क्या मेरे भाई, जो चीज जितना घना होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। जो चीज जितना घना होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। तो ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज्यादा घना कौन है, घना कहने का मतलब सबसे ज्यादा पास पास कौन है, ठोस है। अभी दिखाएं, तो इसलिए ठोस देखा हमारे पास सबसे ज्यादा पास पास में, इसलिए इसका घनत्व क्या होगा, ठोस का घनत्व क्या होगा मेरे भाई, उच्च होगा। तीनों के कंपैरिजन में ठोस का घनत्व क्या होगा, उच्च होगा। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। घनत्व समझ गए कि घनत्व कहने का मतलब जो जितना घना होगा, जो पदार्थ जितना घना होगा उसका घनत्व उतना उच्च होगा। तो जैसे ठोस पदार्थ क्या है, बहुत ज्यादा घना घना होता है, बहुत ज्यादा पास पास में होता है, बहुत मजबूती से आपस में बंधे हुए रहता है। इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ठोस पदार्थ का जो घनत्व है उच्च होता है। किसके कंपैरिजन में, किसके कंपैरिजन में, तो द्रव और गैस के कंपैरिजन में घनत्व सबसे ज्यादा किसका हो जाता है मेरे भाई, तो ठोस का हो जाता है। किसका घनत्व सबसे ज्यादा बोलेंगे, ठोस का। किसका घनत्व सबसे ज्यादा, ठोस का। सबसे कम गैस का, बीच में आ जाएगा ठोस से कम होता है, यानी द्रव का जो हो जाएगा ठोस से कम होगा। सबसे कम पूछा जाएगा, सबसे कम पूछा जाएगा तो किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा। ठीक है, क्लास में ही सब याद हो जाएगा, आपको क्लास में ही याद हो जाएगा, बस कॉपी कलम अभी साइड रखिएगा। तो ठोस, द्रव, गैस में सबसे ज्यादा जो घनत्व होगा किसका होगा, ठोस का होगा। उसके बाद द्रव का होगा। सबसे कम किसका होगा, तो गैस का होगा मेरे भाई। सबसे कम किसका होगा, तो गैस का होगा। घनत्व समझ गए हम लोग।
अब आगे बढ़ेंगे। घनत्व में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा घनत्व किसका? ठोस का। जो जितना घना होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा, जो जितना घना होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। तो सबसे घना क्या है? ठोस। द्रव गैस में अगर पूछ देंगे कि सबसे ज्यादा घना कौन सा होता है तो ठोस बोलिएगा आप, क्योंकि वो हम दिखा दिए कि ठोस क्या होता है, एकदम आपस में एकदम एकदम मजबूती से बना रहता है, एकदम एकदम इतना पास पास बना रहता है कि उसको और पास हम लोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ठोस का घनत्व सबसे अधिक, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। तो क्वेश्चन पूछ देगा सबसे ज्यादा घनत्व किसका, तो मारिएगा टिक ठोस का। चलिए बहाव। बहाव कहने का मतलब समझ रहे हैं। अब बहाव पे आते हैं, पॉइंट नंबर हम लोग 7 पे आते हैं। बहाव। बहाव क्या होता है मेरे भाई? बहने का प्रवृत्ति, मैंने बहने का जो कार्य होता है। बहने कहने का मतलब देखते हैं नदी में पानी बह रहा होता है, बह रहा होता है, वही बहाव, उसी को बोलते हैं फ्लो, यानी जिसका फॉलो, फ्लो यानी बहाव, यानी नदी में पानी बहता है उसी को तो बहाव बोल रहे हैं। तो बहाव कहने का मतलब ठोस द्रव गैस में बहाव सबसे ज्यादा किसका होगा? ठोस का बहाव होगा मेरे भाई। देखना इस ईटा को हम रखे रहेंगे यहाँ पे, इसका बहाव होगा, नहीं तो नीचे इसको जमीन पे हम रख देंगे तो ये क्या एक जगह से दूसरी जगह अपने से चला जाएगा? इस ईटा को या इस मार्कर को हम एक जगह पे ऐसे रख देंगे तो क्या एक जगह से अपने दूसरी जगह पे चला जाएगा? जब तक नहीं जाएगा, जब तक कि इस पे हम लोग कोई बाय फोर्स नहीं लगाएंगे, खुद ब खुद ये चला जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि इसका बहाव कम होता है। ठोस का बहाव ना के बराबर होता है। समझ गए? बहाव पूछेगा तो ठोस का बहाव क्या होता है? ना के बराबर होता है। और द्रव का पूछेगा, जैसे ये पानी है, इस बोतल में पानी है, अगर हम अभी फर्श पे गिरा देंगे, अभी जमीन में पे गिरा देंगे तो पनिया बह के जन्नत में चल जाएगा। नहीं देखते हैं घर में पानी उछल देते हैं, या फिर कहीं पे पानी उछल के देखिएगा क्या होगा? आप उछलिएगा यहाँ, पानी चल जाएगा सरसराट वहां। आप पानी को उछलिएगा यहाँ, सरसराट चल जाएगा वहां। यानी द्रव का ठोस की अपेक्षा बहाव अधिक है। सबसे अधिक पूछेगा तो हवा का, यानी गैस का सबसे अधिक। देखते हैं हवा हमेशा तो बहते रहता है, हमेशा बहाव, जहां भी आप जाइएगा वहां हवा महसूस करिएगा, तो वो क्या हो जाता है? सबसे ज्यादा अगर बहाव पूछे तो किसका होगा? गैस का होगा। सबसे ज्यादा बहाव पूछ दे तो गैस का होगा, उसके बाद द्रव का होगा। सबसे कम या ना के बराबर किसका होगा मेरे भाई? ना के बराबर किसका हो जाएगा मेरे भाई? ठोस का हो जाएगा। तो बहाव समझ गए होंगे मेरे भाई। बहाव कहने का मतलब फ्लो, यानी बहाव, बहने का प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होता है? गैस में। जैसे हवा क्या है? गैस में। तो हवा देखते हैं हर जगह पे हम लोग महसूस करते हैं। उस आम के पेड़ के पास चला जाइए, उधर आम के पेड़ के पास बैठ जाइए, कहीं कटहल के पेड़ के पास बैठ जाइए, कहीं भी चले जाइए, किसी कोना में चले जाइए, वहां पे आपको हवा महसूस होगा। अब हवा को महसूस कर पाएंगे, हाँ हवा चल रहा है। तो हवा का जो फॉलो करने का यानी बहाव का प्रवृत्ति है सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद इसका द्रव का होता है, लिक्विड, जैसे पानी पे कहीं पे गिरा दीजिएगा, नहीं देखते हैं ससर के पसर जाएगा चारों तरफ, क्या होता है? पसर जाता है, यानी वो भी, उसमें भी बहाव की प्रवृत्ति होती है। लेकिन ठोस को अगर हम ईटा को कहीं पे रख दिए तो वो ऐसा ही रखा रहेगा जब तक कि इस पे हम लोग कोई बाय फोर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाय फोर्स नहीं लगाएंगे, जब तक वो ईटा रखा का रखा ही रह जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज को हम लोग समझ जाएंगे कि बहाव का प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होगा? बहाव का प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें होगा? साथ साथ दोहराइएगा, किसमें? गैस में। उसके बाद द्रव में। सबसे कम या ना के बराबर ठोस में। सबसे ज्यादा बहाव किसमें होगा मेरे भाई? गैस में। उसके बाद द्रव में। सबसे कम या ना के बराबर ठोस में। इस चीज को एक बार रिवीजन भी करवाएंगे, अभी समझते चलिए। और द्रोणांक और क्वथनांक हो जाता है। अब आइए 8वां पॉइंट को हम लोग समझेंगे, द्रोणांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है। द्रोणांक कहने का मतलब एमपी जो लिखा हुआ, बीपी लिखा हुआ, ये बीपी और अथी का बात नहीं चल रहा है यहाँ। ठीक है, एमपी लिख दिए हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता है, बीपी लिख दिए हैं बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इंग्लिश लिख दी है, लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्पेस नहीं रहने के कारण नहीं लिखा। ठीक है, द्रोणांक और क्वथनांक समझेंगे। पहले ये जान लीजिए कि द्रोणांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका होता है? ठोस का होता है। उसके बाद किसका होगा? द्रव का होगा। सबसे कम किसका होगा? तो गैस का होगा। द्रोणांक और क्वथनांक पूछे, सबसे ज्यादा किसमें होगा द्रोणांक और क्वथनांक? किसका होगा? ठोस का। उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का, यानी गैस का। सबसे कम गैस का या ना के बराबर गैस का। ठीक है मेरे भाई, आइए तो द्रोणांक और क्वथनांक का मतलब क्या समझे। द्रोणांक क्या होता है मेरे भाई? देखो, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेल्ट कहने का मतलब किसी चीज को हम कितना मेल्ट कर सकते हैं। बताइए, किसी ठोस पदार्थ को जब हम मेल्ट करने जाएंगे, मेल्ट कहने का मतलब समझिएगा पिघलाने जाएंगे। द्रोणांक का मतलब पिघलना किसी चीज का। ठीक है मेरे भाई, पिघलना समझिएगा। अगर पिघलाने के लिए हम जाएंगे किसी ठोस पदार्थ को तो पिघलेगा जल्दी? नहीं पिघलेगा। जैसे इस ईटा के माध्यम से हम लोग समझेंगे,
इस ईटा के माध्यम से समझेंगे। इस ईटा को क्या कर रहे हैं, किसी कढ़ाई में रख दी और बहुत ज्यादा आंच पर इसको गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो गर्म करते जाएंगे, गर्म करते जाएंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में इसको गर्म करेंगे, तब इसका पार्टिकल्स क्या होगा, हीट होगा और गति करना शुरू करेगा। इतना भी गति करना शुरू नहीं करेगा कि क्या होगा, ईटा का आकार बदल जाएगा, ठीक है, एकदम पूरा लाल हो जाएगा, इसका सारा कण क्या हो जाएगा, एकदम गति में आ जाएगा, एकदम पूरा ईटा जब क्या हो जाएगा, लाल। जैसे भट्ठा में इसको पकाते हैं तो कैसे हो जाता है, पूरा लाल लाल हो जाता है, समझ गए। तो वो गति तो करना शुरू करेगा, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना प्रवृत्ति को छोड़ के बाहर चला जाएगा, यानी अपना ये वास्तविक जो आकार है उसको छोड़कर बाहर चला जाएगा। इतना ना बहाने लगेगा कि क्या हो जाएगा, अपना छोड़ करके बाहर भाग जाएगा, वो ऐसा नहीं होगा। यानी कहने का मतलब इसका जो द्रवणांक है, यानी इसको जो मेल्टिंग पॉइंट है, यानी मेल्ट करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में लगेगा, ठोस में लगेगा। यानी इसको हम लोग बहुत ज्यादा गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा इस पे हीट देंगे, तब तो एक समय में आके इसका गति सब क्या हो जाएगा, इसका कण क्या हो जाएगा, गति में आएगा। यानी इसको हम लोग द्रवणांक यानी मेल्ट करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में लगेगा, सबसे ज्यादा ऊर्जा किस में लगेगा, ठोस में लगेगा। पानियों को थोड़ा सा गर्म करिएगा, वो उधिया जाता है, नहीं देखते हैं, लेकिन इसको हम लोग गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट देंगे, तब जाके ये गर्म होगा। यानी इसके कहने का मतलब जो द्रवणांक होगा मेरे भाई, यानी मेल्टिंग पॉइंट होगा, मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसमें होगा, यानी किसी चीज को मेल्ट करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें देना पड़ेगा, तो ठोस में देना पड़ेगा। किसमें देना पड़ेगा, ठोस को देना पड़ेगा, ठीक है। किसी चीज को मेल्ट करने के लिए या किसी चीज को पिघलाने के लिए, किसी चीज को पिघलाने के लिए सबसे ज्यादा जो ऊर्जा लगेगा किसमें लगेगा, ठोस में लगेगा, उसके बाद द्रव में लगेगा, उसके बाद गैस में। गैस को तो थोड़ा सा गर्म करिएगा, गर्म हो जाएगा। ये पानी, पानी क्या है, थोड़ा सा काहे में पानी दीजिए, माचिस मार के थोड़ा सा 5 मिनट छोड़िए, उधिया जाएगा। यानी द्रवणांक पहले समझ गए हम लोग। द्रवणांक अगर पूछ दे, यानी मेल्ट करने या पिघलाने का जो है सबसे ज्यादा किसमें लगेगा, पिघलाने के लिए सबसे ज्यादा समय हमको किसमें लगेगा, ठोस में लगेगा, और उसके बाद द्रव में, और सबसे कम किसमें लगेगा, तो गैस में लगेगा। समझ गए होंगे द्रवणांक क्या होता है, मेल्टिंग, किसी चीज को पिघलाने वाला ऊर्जा जो हम लोग देते हैं, ठीक है, हिट करते हैं इसको पिघलाने के लिए, वही हो गया इसका द्रवणांक हो गया। द्रवणांक समझ गए होगा मेरे भाई। क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, वही चीज हो गया बॉइलिंग पॉइंट, उधियाने वाला चीज, ठीक है, उधियाने वाला चीज। जैसे पानी को हम लोग बॉयल कर देते हैं, जैसे अंडा को क्या करते हैं, बॉयल करते हैं। बॉयल करने के लिए टाइम लगता है कि नहीं लगता है, बॉयल करने के लिए क्या दिए पनिया को, यानी अंडवा को पनिया में दिए, क्या बॉयल हो जाता है, नहीं, उसके लिए हम लोग हीट देते हैं, हीट देते रहते तो जाके बॉयल हो जाता है, ठीक है। तो ये समझिएगा सीधा सीधी कि द्रवणांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, ठोस का होगा, उसके बाद गैस का हो जाएगा, और उसके बाद ये द्रव का हो जाएगा, और उसके बाद गैस का हो जाएगा। यानी द्रवणांक और क्वथनांक पूछे मेरे भाई तो सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा या सबसे ज्यादा टाइम किसको लगेगा, बॉयल करने में या तो फिर मेल्ट करने में, तो ठोस को लगेगा। उसके बाद कम किसमें लगेगा, द्रव इसमें लगेगा। उससे सबसे कम किसमें लगेगा, गैस को लगेगा, ठीक है। तो समझ गए होंगे, द्रवणांक और क्वथनांक भी समझ गए होंगे। अब चलिए प्रसार क्या होता है, पसरना। प्रसार को समझिए, पसरना, पसरना, ठीक है। किसी चीज को, कौन सा चीज है ठोस द्रव गैस में सबसे ज्यादा कौन पसर सकता है, पसरने का मतलब तो समझ रहे हो ना, ऐसे पसरना, तो सबसे ज्यादा कौन पसर सकता है, समझ गया, एक्सपेंशन, जिसको हम लोग एक्सपेंशन बोलते हैं। तो आपने इस चीज को तो आप लोग खुद इतना बता दिए हैं, इस सारी चीजों को कि आप लोग खुद भी बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो प्रसार कहने का मतलब या फैलने या पसरने का जो प्रवृत्ति होता है या गुण होता है, किसमें होगा, गैस में होगा। उसके बाद किसमें होगा, द्रव में होगा। और सबसे कम या तो ना के बराबर बोल सकते हैं किसमें होगा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे कम या तो फिर ना के बराबर जो प्रसार होता है किसका होता है, ठोस द्रव गैस। तो किसका मारिएगा, ठोस का मारिएगा। ठोस का जो प्रसार होता है ना के बराबर होगा। अभी बताएं हम ना, ईटा को अगर किसी एक जगह पे हम रख देंगे तो वही जगह पे रहेगा जब तक कि उस पर कोई हम लोग बाय फोर्स नहीं लगाएंगे। इसलिए प्रसार कहने का मतलब समझ जाइएगा कि सबसे कम प्रसार किसका होगा, ठोस का होगा। सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा। और बीच में यानी इसका भी प्रसार होता है, द्रव का प्रसार होगा। यानी सबसे ज्यादा किसका होगा, गैस का होगा। उसके बाद किसका होगा, द्रव का होगा। उसके बाद सबसे कम या ना के बराबर किसका हो जाएगा, नगण्य लिख रहे हैं यहाँ पे, ना के बराबर किसका हो जाएगा, ठोस का हो जाएगा। तो प्रसार में किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं। सबसे ज्यादा प्रसार या पसरेगा या फैलेगा, सबसे ज्यादा कौन फैल सकता है मेरे भाई, गैस फैल सकता है। उसके बाद द्रव फैल सकता है। उसके बाद ठोस फैल सकता है, ठीक है। ठोस फैल नहीं सकता है ना के बराबर, नगण्य इसलिए लिख दिए, ठीक है।
मान लिया जा रहा है कि ना के बराबर, ये नहीं फैलता है मेरे भाई, ये नहीं फैलता है, ठीक है, इसका कोई भी प्रसार नहीं होता, ये ना के बराबर होता है ठोस का। प्रसार समझ गए होंगे मेरे भाई बहन, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए हम लोग संकुचन। संकुचन क्या होता है? प्रसार समझ गए, प्रसार जो फैलने वाला चीज, जो जितना फैलेगा उसका प्रसार उतना ज्यादा होगा। पसर जाए नहीं कहता पसर गया, उसका बात हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखिए हम लोग समझेंगे संकुचन। संकुचन का कहने का मतलब किसी चीज को हम लोग कितना पास पास ला सकते हैं। संकुचन कहने का मतलब किसी चीज को हम लोग कितना संकुचित कर सकते हैं या कितना पास ला सकते हैं, ठीक है। संकुचन कहने का मतलब किसी चीज को हम लोग कितना पास ला सकते हैं, ठीक है। संकुचन समझ गए। अब आइए समझते हैं ठोस द्रव गैस में संकुचन सबसे ज्यादा किसका होगा। और एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा मेरे भाई, एक चीज हमेशा दिमाग में बैठा के रखिएगा, जिसका प्रसार ज्यादा होगा उसका संकुचन भी ज्यादा होगा। जो जितना ज्यादा फैलेगा वो उतना ज्यादा सिकुड़ेगा। जो जितना नहीं कहें, गांव में देखिए नहीं कहता है कि ज्यादा कोई अथी थोड़ा सा एडवांस बनता है, नहीं कहता है कि जो ज्यादा अथी दिखाता है वो ज्यादा गिरता भी है। इस तरह से कुछ कहानी बताते हैं आप लोग। तो वही चीज यहाँ पे भी अप्लाई करना है कि जो ज्यादा पसरेगा वो ज्यादा संकुचित भी होगा, जो ज्यादा फैलेगा वो ज्यादा सिकुड़ेगा, जो ज्यादा फैलेगा वो ज्यादा सिकुड़ेगा, जो जितना फैलेगा वो उतना सिकुड़ेगा, जो जितना फैलेगा, जितना ज्यादा फैलेगा वो उतना ही ज्यादा सिकुड़ेगा, ठीक है। और जो जितना ज्यादा नहीं फैलेगा वो उतना ज्यादा सिकुड़ेगा भी नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो इसके माध्यम से हम लोग समझेंगे संकुचन। संकुचन कहने का मतलब किसी चीज को सिकोड़ना या किसी चीज को हम लोग कितना पास पास ला सकते हैं। तो किसकी कण को हम लोग सबसे ज्यादा पास पास ला सकते हैं? क्या ठोस की कण को हम लोग और पास पास ला सकते हैं और उसको संकुचित कर सकते हैं? जैसे ईटा बता रहे थे, ईटा यानी इसके कण तो पहले से भरा पड़ा है। ये जो हमारे पास ठोस है इसका कण तो पहले से इतना आपस में भरा पड़ा है कि इसको हम लोग और पास पास नहीं कर सकते मेरे भाई। और पास पास कर सकते हैं, इस ईटा के कण को हम लोग और पास पास कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये इतना मजबूती से बना हुआ है, इतना अपने आप पास में सटा हुआ है, इसको हम लोग और नहीं सटा सकते हैं, ठीक है। तो इसका संकुचन क्या होता है? ना के बराबर होगा। संकुचन इसका क्या हो जाएगा? ना के बराबर हो जाएगा। यानी ठोस का जो संकुचन होगा मेरे भाई, यहाँ देखिएगा, ठोस का जो संकुचन होगा ना के बराबर होगा। नगण्य लिख दे रहे हैं, ठीक है। नगण्य कहने का मतलब समझ जाइएगा कि ना के बराबर। ठोस का संकुचन ना के बराबर। सबसे ज्यादा संकुचन किसका? जो सबसे ज्यादा फैलेगा उसका संकुचन सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा फैलेगा उसका संकुचन सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा फैलता कौन है? गैसवा। गैस यानी हवा। देखते हैं हर एक जगह पे आपको हवा मौजूद मिलेगा। तो जो जितना पसरेगा उतना संकुचन भी होगा, इसका संकुचन भी उतना ज्यादा होगा। तो समझ गए होंगे मेरे भाई कि गैस का संकुचन क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है। इसके कहने का मतलब जिधर डोका फटल रहेगा वो सबसे ज्यादा, जिसका डोका जिधर फटल रहेगा, ये डोका जिधर फटल रहेगा वो क्या होता है? सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? गैस से संकुचन इसका कम होता है। काहे कि गैसवा से कम ही पसरता है, ठीक है। गैसवा क्या होता है? पूरा पसर जाता है, ये गैसवा से थोड़ा कम पसरता है। और ये तो पसरवे नहीं करता, जब ये पसरेगा भी नहीं तो इसका संकुचन भी क्या होगा? नहीं होगा, यानी ना के बराबर होगा। हम उम्मीद करते हैं ऐसा मेरे भाई कि यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा और नहीं होना भी चाहिए। अगर वीडियो आप लोग को या हमारे तरीका समझाने का तरीका अच्छा लग रहा हो या पढ़ने में आप लोग को मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। बाकी चलिए इस चीज को हम लोग एक बार फिर से क्विक रिवीजन करेंगे, ठीक है। अभी क्लास समाप्त नहीं हुआ, जब तक हम रिवीजन नहीं करवाएंगे, जब तक क्लास में याद नहीं करवाएंगे, जब तक हम क्लास को छोड़ेंगे नहीं। चलिए एक बार हम इन चीजों को, इन सारी चीजों को हम लोग क्या करेंगे, एक बार रिवीजन करेंगे। अब रिवीजन करने से पहले ये कि इसका एक पार्ट और आएगा, एक पार्ट थ्योरी का और आएगा, उसके बाद एक पार्ट ऑब्जेक्टिव का आएगा मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर आप लोग का टोटली समाप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको रिवीजन करते हैं। रिवीजन शुरुआत से करते हैं, ठीक है मेरे भाई। इसको एक बार आप लोग वीडियो को रोक करके स्क्रीनशॉट फिर से ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद चलिए अब समझते हैं क्या है कि ठोस का जो आकार और आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। ये पिछले क्लास में हम लोग बहुत बेटर से समझे, तब चलिएगा साथ साथ दोहराते चलिएगा चीजों को। ठोस का आकार और आयतन निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित होता है, ठीक है मेरे भाई। गैस का क्या हो जाएगा? आकार और आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। आकार और आयतन क्या होता है? दोनों अनिश्चित हो जाएगा। क्या? गैस का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित हो जाएगा। यही से आप लोग का 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा पॉलिटेक्निक एंट्रेंस में। इसके कणों के बीच यानी ठोस के जो कणों के बीच की दूरी क्या होता है? बहुत कम होता है। बहुत कम कहने का मतलब ना के बराबर होता है। इस चीज को हम लोग देख भी लिए,
रिक्त स्थान नगण्य होता है, यानी इसमें रिक्त स्थान यानी खाली जगह ठोस में क्या होता है, ना के बराबर होता है। ठीक है मेरे भाई। इसके कणों के बीच की दूरी ठोस से अधिक होता है। जो द्रव है, द्रव में क्या होता है, द्रव के कणों के बीच की दूरी ठोस की अपेक्षा इसमें ज्यादा होता है। ठोस की अपेक्षा इसमें क्या होता है, ज्यादा होता है। और रिक्त स्थान भी ठोस की अपेक्षा इसमें क्या होता है, द्रव में ज्यादा होता है। और गैस में सबसे ज्यादा होता है मेरे भाई। इसके कहने का मतलब जिधर डोका फटल है, जिधर डोका फटा हुआ है, जिधर डोका फटा हुआ है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा। यानी इसके कणों के बीच की दूरी, गैस के कणों के बीच की दूरी सबसे ज्यादा और रिक्त स्थान भी सबसे ज्यादा। इस चीज को समझ लिए। आकर्षण बल पूछेगा तो ठोस का आकर्षण बल क्या होता है, सबसे ज्यादा। उसके बाद जिधर डोका फटल वो सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा किसका है, तीनों को क्या कर रहे हैं हम लोग, कंपेरिजन यानी तीनों को तुलना करके पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो हो जाएगा आकर्षण बल किसमें होता है, यानी किसका कण सबसे ज्यादा मजबूती से बना होता है, ठोस का। तो ये हो जाएगा हमारे पास आकर्षण बल किसमें सबसे ज्यादा, ठोस में। उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। गैस में यानी ना के बराबर होता आकर्षण बल। अगर इसमें आकर्षण बल होता तो इसका कण आपस में जुड़ा नहीं रहता, देखते हैं छितराल रहता है। हवा क्या होता है, चारों तरफ घूमते रहता है, जिधर मने लो उधर। नहीं देखते, गर्मी में देखते होंगे हवा इधर से आया उधर चल गया, एक झोंका इधर से आया उधर चल गया। का है उसको बांधने वाला कोई है ही नहीं है, वो मनबुवक है चला, उसको जिधर मन हो रहा है उधर ही चला जाता है। नहीं समझे, उसको जिधर मन हुआ उधर चल जाएगा, उधर से आया उधर, उधर से आया उधर। तो इसलिए समझिएगा कि इसको कोई बांधने वाला नहीं होता। आकर्षण बल क्या होता है, इसका ना के बराबर होता है। ठीक है। गैस में इसकी संपीड़ितता नगण्य होती है। संपीड़ितता कहने का मतलब समझा दिए मेरे भाई, इधर देखना सब बोर्ड पे। संपीड़ितता कहने का मतलब क्या समझाए थे, संपीड़ितता किसी को हम कितना पास पास कर सकते हैं, कंप्रेसिबिलिटी कितना हम लोग सटा सकते हैं। तो संपीड़ितता नगण्य होती है किसका, संपीड़ितता नगण्य होती है ठोस का। ठोस का संपीड़ितता नगण्य कहने का मतलब इसको हम लोग और पास पास नहीं ला सकते, पहले से ही बहुत पास पास में बैठा हुआ है। इसमें क्या होता है, संपीड़ितता ना के बराबर होता है। तो ठोस का संपीड़ितता क्या हो गया, ना के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको मिटा दीजिएगा, ना के बराबर हो जाएगा। सबसे ज्यादा संपीड़ितता किसका हो जाएगा, गैस का हो जाएगा मेरे भाई। उसके बाद किसका हो जाएगा, द्रव का हो जाएगा। और ना के बराबर किसका हो जाएगा, तो ठोस का हो जाएगा। सबसे ज्यादा संपीड़ितता गैस का, उसके बाद द्रव का, ना के बराबर या सबसे कम ठोस का। अब विसरण समझेंगे तो विसरण सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, तो विसरण सबसे ज्यादा किसका होता है, गैस का होता है। विसरण कहने का मतलब पसरना या अपने आपस में किसी चीज को मिलना, पसरना नहीं। विसरण क्या बोले थे, दो पदार्थ के कण जो आपस में पूर्ण रूप से मिल जाए या स्वतः मिल जाए या पूरी तरीके से आपस में एक दूसरे में घुल जाए, उसको क्या बोलेंगे, विसरण। जब दो आदमी आपस में मिल जाए, पूरी तरीके से मिल जाए, समझ रहे होंगे मेरे बात कहने का मतलब, तो दो लोग आपस में पूरी तरीके से मिल जाए उसको क्या बोलेंगे, विसरण बोलेंगे। तो इसके कहने का मतलब समझिएगा। ठीक है। विसरण क्या होता है, जब दो पदार्थ के कण आपस में पूर्ण रूप से मिल जाए उसको विसरण बोलते हैं। विसरण सबसे ज्यादा गैस में, उसके बाद द्रव में, सबसे कम या ना के बराबर ठोस में। घनत्व सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा, जो जितना घना होगा उसका घनत्व उतना ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का, सबसे ज्यादा घनत्व ठोस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद गैस का। अब आइए बहाव को समझते हैं। सबसे ज्यादा बहाव किसका हो जाएगा, तो गैस का बहाव हो जाएगा। इसको बांधने वाला कोई नहीं होता है, जने आया वो नहीं चल गया। तो सबसे ज्यादा बहाव गैस का, उसके बाद द्रव का, उसके बाद ठोस का, ठोस का ना के बराबर। ठीक है। द्रोणांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा, द्रोणांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका मेरे भाई, ठोस का। किसको सबसे ज्यादा मेल्ट या बॉयल करने में टाइम लगता है, तो ठोस को। तो द्रवनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका मेरे भाई, सबसे ज्यादा किसका, तो ठोस का। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको लगता है, यानी सबसे ज्यादा ऊर्जा या सबसे ज्यादा हीट बोल सकते हैं, या सबसे ज्यादा आग तपाक देने, यानी सबसे ज्यादा किसको तपाना पड़ता है उसके कण को अलग अलग करने के लिए, तो ठोस को। तो ये याद रखिएगा, द्रवनांक और क्वथनांक सबसे ज्यादा किसका, ठोस का। उसके बाद द्रव का, सबसे कम या ना के बराबर किसका, गैस का। ठीक है। अब प्रसार समझिएगा, पसरने का प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किस में, गैस में। जो सबसे कौन सबसे ज्यादा पसरेगा मेरे भाई, हाँ कौन सबसे ज्यादा पसरेगा, गैस पसरेगा। उसके बाद द्रव, उसके बाद ठोस। ठोस यानी ना के बराबर पसरता है, इसलिए नगण्य लिखा दिए यहाँ पे, नगण्य लिखा दिए हैं। ठीक है मेरे भाई। संकुचन हम अभी बताए हैं कि जो जितना ज्यादा फैलेगा, जो जितना ज्यादा पसरेगा वो उतना ज्यादा संकुचन भी होगा उसी का। नहीं कहता है कि जो जितना ज्यादा फैलेगा वो उसका संकुचन भी ज्यादा होगा, जिसका प्रसार ज्यादा उसका संकुचन भी ज्यादा। इस चीज को याद रखिएगा। तो प्रसार किसका ज्यादा है, गैस का, तो संकुचन किसका ज्यादा हो जाएगा, गैस का। फिर इधर देखिएगा, प्रसार किसका ज्यादा, द्रव का, तो संकुचन किसका,
कंपेरिजन करा के बता रहे हैं। ऐसा ना समझिए कि एकरो आप ज्यादा बोल रहे हैं, एकरो ज्यादा, सबसे ज्यादा इसका, उसके बाद इसका, और सबसे कम या ना के बराबर ठोस का। समझ रहे हो मेरे भाई? प्रसार पूछेगा ठोस तरफ गैस में कि सबसे ज्यादा प्रसार, तो गैस का मारिएगा। सबसे ज्यादा संकुचन, तो गैस का मारिएगा। अगर द्रव और ठोस में पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रसार, तो द्रव को मारिएगा। संकुचन पूछेगा तो सबसे ज्यादा द्रव और ठोस में, तो किसका, इसका मारिएगा, द्रव का मारिएगा। और ठोस का ना तो प्रसार होता है मेरे भाई, ना संकुचन होता है, ना इसको हम लोग फैला सकते हैं, ना सिकुड़ा सकते हैं। क्या मेरे भाई? ना इसको फैला सकते हैं, ना सिकुड़ा सकते हैं। यहां तक किसी भाई बहन को दिक्कत नहीं हुआ होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। ठीक है मेरे भाई? बाकी अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम लोग मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। एक पार्ट इसका और बचा हुआ है, उसके बाद ये चैप्टर आपका समाप्त हो जाएगा और इस पे हम लोग 15 से 20 ऑब्जेक्टिव का क्या करेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। बाकी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई? 2 से 3 नंबर आप यहाँ से जरूर बना के चले आएंगे। ठीक है मेरे भाई? तो चलिए हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं। उससे पहले कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ बोलना नहीं चाहेंगे? सर अगर सुनाना चाहते लेकिन सर याद नहीं है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।